नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। एपीएन के इस खास कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञों से कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम भ्रष्टाचार के बारे में आपको जानकारी देंगे। भ्रष्टाचार से जुड़े नियम कानून बताएंगे। भ्रष्टाचार आज कानून व्यवस्था के साथ साथ एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधेयक 2018 रिश्वत देने वालों और रिश्वत लेने वालों को दंडित करने का प्रावधान है। यह विधेयक लोक सेवकों के रिश्वत देने या लेने का दोषी पाए जाने पर जुर्माने के अलावा 3 से 7 साल तक की जेल का भी प्रावधान करता है। कानून के तहत रिश्वत देने वालों को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा इस कानून में जनसेवकों, नेताओं, नौकरशाहों, बैंकरों को अभियोजन से संरक्षण भी प्रदान करता है। अब सीबीआई जैसी जांच एजेंसी के लिए उनके विरुद्ध जांच करने के पहले सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी हासिल करना जरूरी होगा। ये कानून कहता है कि जब किसी व्यक्ति को अपने या किसी के फायदे के लिए रिश्वत लेने या देने का प्रयास करने के आरोप में मौके पर ही गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे मामलों में मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा। कानून के मुताबिक ये संरक्षण रिटायर्ड जनसेवकों को मिलेगा। ये तो थी भ्रष्टाचार से जुड़ी बुनियादी जानकारी। आज भ्रष्टाचार के नियमों के बारे में जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिषेक अत्रे जी। अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका। अत्रे जी, आपको विषय से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में बताएंगे, तफसील से जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार फिर से आपको विषय बता देते हैं। विषय यही है कि भ्रष्टाचार आज एक सामाजिक कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दिक्कतें बनती जा रही है। भ्रष्टाचार से जूझना और भ्रष्टाचार से उभरना इस देश के लिए भी बहुत जरूरी है और साथ ही साथ अगर रिश्वत लेते और देते हुए पाए जाते हैं तो किस तरह से कानूनी सजा का प्रावधान है, क्या इसके लिए कानून है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। फोन लाइंस खुल चुकी है। नंबर्स आपको बता देते हैं 7065013841। दूसरा नंबर हमारा है 8377009636। इन दोनों ही नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और इस विषय से संबंधित राय ले सकते हैं। तो अत्रे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं जो कि आपको इस विषय के बारे में तफसील से जानकारी देंगे। सबसे पहले अत्रे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, भ्रष्टाचार की जब हम बात करते हैं और उसके रोकथाम की बात करते हैं, कानून कौन कौन सा है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधेयक 2018 के बारे में आप बताएं। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से एप्लीकेबल हुआ। 2018 में अमेंडमेंट आया, उसमें काफी चेंजेस भी किए गए उससे, लेकिन अदरवाइज प्रोविजंस ये एक्ट पहले से 1988 से चला आ रहा था। भ्रष्टाचार के बारे में जानने के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल है कि भ्रष्टाचार कर कौन सकता है। जी जी जी। पब्लिक सर्वेंट, जिनके पास में कुछ अथॉरिटी हो, वही तो करेंगे। कोई जनरल पब्लिक का आदमी जिसके पास, जो किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं है, पब्लिक पोस्ट पर नहीं है, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो भ्रष्टाचार करेगा। इसलिए ये एक्ट स्पेशली पब्लिक सर्वेंट्स के लिए ही है। अगर कोई आदमी अनड्यू एडवांटेज लेता है या लेने की कोशिश करता है या उसके लिए अबेटमेंट करता है, उन सारे केसेस में ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। वहां 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। सेक्शन 7 में पब्लिक सर्वेंट ब्राइब को डिफाइन किया है उन्होंने। किसी भी तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कैश में ही हो, उसमें काइंड में भी हो सकता है, किसी फेवर में भी हो सकता है, से भी हो सकता है। तो उस कंप्लेंट पे अगर एक्चुअल अमाउंट मनी भी नहीं दी गई हो और कोई काइंड और फेवर भी दिखा दिया गया है, तब भी वहां सेक्शन 7 एप्लीकेबल होता है। कोई आदमी पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज करके कोई अनड्यू काम करता है, कोई ऐसा इलीगल काम करता है, फेवरेटिज्म का काम करता है, तो वहां पे ये सेक्शन 7A वहां एप्लीकेबल होता है। लेकिन सेक्शन 8 एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि कोई आदमी जो रिश्वत दे रहा है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। वहां उसके लिए भी 7 साल तक के पनिशमेंट का प्रोविजन है कि सिर्फ लेने वाला ही नहीं, देने वाला भी जिम्मेदार है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो आदमी कंपेल ना किया गया हो रिश्वत देने के लिए, और उस कंपेलनेस को प्रूव करने के लिए उसे विद इन 7 डेज
अपने किसी ना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कंप्लेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो भी इक्वली पनिशेबल है। तो इसलिए ज्यादातर केसेस में यही होता है कि दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम हो जाते हैं, देने वाला भी खुश, लेने वाला भी खुश। तो बहुत सारे केसेस कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। कोर्ट तक पहुंचते हैं सेक्शन 13 में, जब किसी आदमी पब्लिक सर्वेंट के पास इस तरह का रिश्वत का पैसा बहुत इकट्ठा होता चला जाता है, कई प्रॉपर्टीज, बेनामी प्रॉपर्टीज बन जाती हैं, और वो लोगों की, अथॉरिटीज की नजरों में आता है कि अच्छा इसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, तब उसके ऊपर रेड पड़ती है। जब वो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स में मिलते हैं उसके यहां से, कि विच आर डिसप्रोपोर्शनेट टू हिज नोन सोर्स ऑफ इनकम, जो उसके लीगली सोर्सेज हैं, उनसे ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, तब वहां सेक्शन 13 अप्लाई होता है। और फिर उसमें 4 से 10 साल तक के पनिशमेंट का प्रोविजन है। तो वहां आके फंसते हैं। जनरली तो कोई आदमी आसानी से कंप्लेंट करता नहीं है कि जब तक कोई विजिलेंटी ना हो। बिल्कुल ठीक है। अतरे जी, किसी अपराध की जांच जो सीबीआई बिना केंद्र की अनुमति के नहीं कर सकती, ये भी प्रावधान है क्या, और इसके क्या मायने हैं? वो सैंक्शन, प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी होती है हमेशा। गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट जब भी कोई केस फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट की सैंक्शन चाहिए होती है। सेक्शन 197 आईपीसी में भी है, और यहाँ पे भी प्रोविजन है प्रीवियस सैंक्शन का, सेक्शन 19 में है यहाँ पे। तो वो, लेकिन सैंक्शन जरूरी होती है कॉग्निजेंस लेने के लिए, चार्जशीट फाइल करने के लिए। एफआईआर तो तुरंत रजिस्टर हो जाती है, तब तक सैंक्शन नहीं होती। उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं। जब इन्वेस्टिगेशन में अथॉरिटीज को कुछ मिलता है कि हाँ ये है, इसके अगेंस्ट ये ऑफेंसेस हैं, तब वो सैंक्शन लेने के लिए जाते हैं। सैंक्शनिंग अथॉरिटी उस समय उसे अपॉर्चुनिटी भी देती है कि हाँ भाई तुम्हारे अगेंस्ट ये चीजें निकल के आ रही है, एविडेंस आ रहे हैं, बताओ तुम्हें क्या कहना है। वो अपना पक्ष रखेगा वहां पे, और अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं होंगी तो वहां सैंक्शन देंगी। सैंक्शन देंगी तो उसके बाद चार्जशीट फाइल हो जाएगी उसके अगेंस्ट, और केस चलेगा कोर्ट में। जी ठीक है। अतरी जी, आपसे इस पर बातचीत हम जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, पवन यादव जी है, गोरखपुर से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैम, ये सवाल है, जैसे 3 भाई हैं और पिताजी ने 2 भाइयों के नाम अपना वसीयत लिख दिया है, तो क्या एक भाई को ऐसे हिस्सा मिलेगा? ठीक है, 3 भाई है लेकिन पिताजी ने 2 के नाम ही वसीयत की है, तो तीसरे को इसका हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? नहीं, अगर वसीयत कर रखी है और पिताजी की अपनी प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो उसमें उनका कोई राइट नहीं बनता है तीसरे का, उसको कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी वसीयत पिताजी की डेथ के बाद ही एप्लीकेबल होगी। जब तक वो जिंदा है उस वसीयत के पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। वो वैसे भी तुम किसी को दें या किसी को ना दें, कोई इन पर क्लेम नहीं कर सकता। बेशक वो 2 भाई जिनके फेवर में वसीयत करी है, अगर पिताजी जिंदा हैं, वो भी क्लेम नहीं कर सकते उस वसीयत के दम पे। लेकिन अगर पिताजी के पास प्रॉपर्टी उनके फादर से आई है, तब इनका क्लेम बनता है, तब सबका इक्वल क्लेम बनता है। जी, अगर खुद की बनाई हुई संपत्ति है और 2 बच्चों के नाम कर दी है तो तीसरा उसमें हकदार नहीं होता, और अगर विरासत में मिली है तो उस पर क्लेम किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं पवन जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहरहाल एक बार फिर से हम सर वापस अपने विषय पर लौटते हैं, क्योंकि आज हम भ्रष्टाचार से जुड़े हुए विषय पर बातचीत कर रहे हैं। विधेयक सरकारी कर्मचारी का दायरा भी बढ़ाता है, जिन्हें अभियोजन पक्ष के लिए पूर्व सरकारी मंजूरी के प्रावधान से संरक्षित किया जाएगा। इसके बारे में बताइए। सेक्शन 2C में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया है। उसमें बहुत तरह के लोग आते हैं, जो लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटी ड्यूटी से जुड़े हुए लोग हैं, इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए लोग हैं, कोई जजेस हैं, या जस्टिस में आर्बिट्रेटर्स जो अपॉइंट होते हैं वो भी इसके दायरे में आते हैं। और किसी भी तरह से जो पब्लिक से डील कर रहे हैं, जो पब्लिक मनी से डील कर रहे हैं, वो सारे लोग इसके दायरे में, पब्लिक सर्वेंट के दायरे में आते हैं। जी जी जी। तो हमें ब्रॉड सेंस में ये लेके चलना पड़ेगा कि कोई भी आदमी जिस पर किसी भी तरह की पब्लिक ड्यूटीज इंटरेस्टेड हुई है, वो सब इसके दायरे में आ जाते हैं। एक्सेप्ट कि प्राइवेट कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई दुकान खोल के बैठा है, या कोई कंपनी का है जिसका गवर्नमेंट या पब्लिक ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं है, वो दायरे में नहीं आते। लेकिन अदरवाइज जो स्टेट और स्टेट की डेफिनेशन में या स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटीज में आते हैं, वो सब इसके दायरे में आते हैं।
ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति या घूस मांगता है तो किससे शिकायत करनी चाहिए? एक आम इंसान अगर कोई काम करवाने के लिए जाता है, सरकारी काम करवाने के लिए, और वहां पर उससे घूस मांगी जाती है बशर्ते उस काम को करने के, ऐसे में किससे उसको शिकायत करनी चाहिए और किस तरह सबूत उसको चाहिए उसके खिलाफ, और कैसी कानूनी कार्रवाई होगी ऐसे मसलों पर? देखिए, सबसे पहला हर आदमी को यही बताया जाता है, एक इलीगल काम है जहां सजा का प्रावधान है, क्रिमिनल ऑफेंस है, तो सबसे पहला तो उसे पुलिस को ही अप्रोच करना पड़ेगा। 100 नंबर पे डायल करें या राइटिंग में कंप्लेंट पुलिस को दो, उसके बाद एसएसपी, डिप्टी वो ऊपर एसीपी, डीसीपी, सीपी तक जाएंगे। तो ये वाला प्रोसेस तो अपनाना ही पड़ता है। राइटिंग में उन्हें कंप्लेंट करनी पड़ेगी। यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने की पावर्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक के पास होती है, लेकिन अदरवाइज कंप्लेंट तो यहीं से इनिशिएट होती है, पुलिस के पास से। एफआईआर भी रजिस्टर्ड होगी, चाहे सीबीआई के पास हो तो वो डिसाइड करेंगे, सीबीआई के पास जाएगी। सीबीआई को भी कर सकते हैं ये कोई आदमी कंप्लेंट, लेकिन पुलिस से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी रोल आता है, वो डिफरेंट एक्ट है, प्रोविंशियल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। अगर बहुत ज्यादा एसेट्स मिलते हैं, जो बेनामी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, गवर्नमेंट सीज कर सकती है, वहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आता है। लेकिन अगर किसी के साथ में कोई रिश्वत मांगी जाती है तो सबसे पहले तो पुलिस को अप्रोच करनी पड़ेगी। और अगर पुलिस ही मांग रही है तो उनकी हायर अथॉरिटीज को, वहां से बात नहीं बनती तो कोर्ट में 156(3) में फाइल कर सकते हैं, 156(3) सीआरपीसी में। सर, लेकिन इस तरह के केसेस में साबित करना तो बहुत मुश्किल होता है कि सामने वाले ने आपसे रिश्वत मांगी या नहीं मांगी, और अगर मांगी तो किस तरह के सबूत चाहिए होते हैं? भाई, आज के डिजिटल एज में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर विजिलेंट आदमी है तो अपना मोबाइल जेब में रिकॉर्डर रख के ले जाए, सामने से बात होगी। यहाँ थर्ड पार्टी भी अगर किसी को काम कराने के लिए रिश्वत मांग रही है तो वो भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। किसी ने मीडिएटर ने पैसे मांगे और मैंने पैसे दे दिए और मेरा काम हो गया, और लेकिन हाँ, अगर मेरा ही काम था, मैं कंप्लेंट करने चलूंगा तो मुझे 7 दिन के अंदर करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा हो जाता है तो किसी तीसरे आदमी करेगा तो करेगा, अदरवाइज तो मुझे भी सजा मिलेगी। तो लेकिन बातचीत रिकॉर्ड करके तुम फोन पे रिकॉर्ड कर सकते हो। और अदरवाइज देखो, एक मिसकंसेप्शन है, प्रूव करना कि मुश्किल हो जाता है। कोर्ट में सिंगल एविडेंस से भी केसेस साबित होते हैं जी। अगर एविडेंस रिलायबल निकला और ये दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई, तो इसकी बातों में सच्चाई है। मैं अगर किसी आदमी को रिश्वत दूंगा या कोई आदमी किसी को रिश्वत देगा, उसके बदले में कुछ काम लेगा उससे, तो वो काम भी तो होता हुआ दिखाई देगा, कुछ ना कुछ तो फेवर दिखाई देगा। और अनड्यू फेवर अगर दिखाई दिया तो सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए एलिगेशंस। ठीक है, तो इस पर बातचीत सर जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, शालिग्राम जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है, आप जबलपुर से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी सर, सवाल पूछिए अपना। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि अगर यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी डायरेक्ट पैसे ले रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या ले रहा है? अगर कोई सरकारी कर्मचारी ज्यादा पैसे ले रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? हाँ, तो बताए ना, उसी के लिए तो ये एक्ट बना हुआ है। ज्यादा पैसे क्या, वो पैसे ले नहीं सकते, पैसे जो लेंगे वो अकाउंट में जमा करने पड़ते हैं। अगर अपने लिए 1 रुपया भी ले रहा है तब भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एप्लीकेबल होता है और 3 से 7 साल की सजा है उसके लिए। सवाल बस आपको हिम्मत करके आगे आने का है कि आप उनकी कंप्लेंट तो करें। बिल्कुल, बस आप आवाज उठाइए। अगर इस तरह का कोई भी मामला आपके सामने आता है या फिर आपके साथ होता है तो आपको आवाज उठाने की जरूरत है, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, यानी कि पुलिस में जाकर एफआईआर करवाने की जरूरत है, एप्लीकेशन देने की जरूरत है। अगर एप्लीकेशन से काम हो जाता है तो अत्रे जी एफआईआर कराने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं होती। हाँ, नहीं, एफआईआर तो रजिस्टर होगी वो तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। अगर पुलिस नहीं एफआईआर रजिस्टर करती है तब आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। ठीक है, और लेकिन उसके लिए आपको आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आपके आसपास इस तरह का कोई मामला है या फिर भ्रष्टाचार का मामला हो रहा है तो आपको आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। अत्रे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अत्रे जी, सवाल ये भी है कि रिश्वत देने वालों के खिलाफ क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और कितनी सजा का प्रावधान है?
जी बिल्कुल, अबेटमेंट और अटेम्प्ट के लिए अब भी प्रावधान है। यहाँ 3 से 7 साल तक की सजा वो सेम उनके लिए भी है। कोई आदमी रिश्वत दे रहा है उसके लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान सेक्शन 8 में है यहाँ पे। क्योंकि रिश्वत देना रिश्वत लेना दोनों ही अपराध माने बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। आप एक गलत काम तो कर रहे हैं, किसी और का हाथ तो मार ही रहे हैं ना, अगर रिश्वत लेके देके अपने लिए कुछ फेवर ले रहे हैं। जो आदमी क्यू में है उसका तो नंबर कट ही रहा है, तो आप भी इक्वली वो उसके भागीदार हैं अपराध के। बिल्कुल। तो 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। और कितने जुर्माने का प्रावधान है? जुर्माना इसमें इंटरेस्टिंग है, अनलिमिटेड। जी, तो अनलिमिटेड जुर्माना हो सकता है। अगर वो डिपेंड करता है कि आपने जुर्म कैसा किया है। ठीक है, जुर्म कैसा किया है, कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, कि उसके प्रोसीड्स क्या हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए जुर्माना फिक्स नहीं किया है इसमें जी करप्शन एक्ट में। ठीक है। ईमानदार अधिकारी भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों से आखिर कैसे बचें? क्योंकि कई बार इस तरह की भी चीजें निकल के सर सामने आती है कि किसी भी एक अधिकारी के ऊपर झूठे आरोप लग जाते हैं, वो अपने बचाव में तमाम बातें कहता है कि ये जो मेरे ऊपर आरोप लगे हुए हैं बेबुनियाद है। ऐसे में क्या कानूनी सहायता उसे मिल सकती है, या इसके लिए क्या कुछ प्रावधान है? कैसे अपनी लड़ाई लड़ सकता है वो? नहीं, देखिए, अल्टीमेटली डिसाइड तो कोर्ट ने करना है। स्पेशल कोर्ट होती हैं और कोर्ट में एक जुडिशियल प्रोसेस चलता है। एविडेंस आएंगे, उसको क्रॉस एग्जामिन करोगे, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना है तो तुम अपने फेवर के एविडेंस लेके आओगे। तो वो जो जुडिशियल प्रोसेस है क्राइम को साबित करने का, वो तो रहेगा ही रहेगा। उसी के थ्रू सबको अपने आप को इनोसेंट साबित करना होता है। तो वो प्रोसेस यहाँ पे भी है। पूरी अपॉर्चुनिटी उन्हें भी मिलती है साबित करने की ही इज इनोसेंट। और बल्कि उससे तो इन केसेस में जब सैंक्शन की स्टेज पे, एक स्टेज वो भी होती है, जब सैंक्शन के लिए जाते हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज उनके अगेंस्ट जो मटेरियल है वो रखेंगे सैंक्शन के लिए नोटिस में। तो वहां पे ये चेक वॉल्व लगी हुई है सैंक्शन वाली। जी जी जी, तो ठीक है। इनोसेंट लोगों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार कम करने पर क्या कुछ कानून है? क्योंकि अक्सर इस तरह की चीजें निकल के सामने आती है कि जब सरकारी काम करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर घूस देनी पड़ती है, वहां पर रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार कम करने पर क्या कानून है? किस तरह के कानून बने हैं इसमें? देखिए, सेक्शन 9 और 10 स्पेशली इसमें कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्संस, वो सब कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं जो कुछ भी डील कर रहे हैं। अगर उनके अगेंस्ट कोई इस तरह की कंप्लेंट्स हैं तो वहां पे भी, जैसे मैंने बताया, फाइन इसमें अनलिमिटेड है। जितना भी लॉस दिखाई देता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू उन्होंने अर्न की होगी, वहां तक का फाइन लगाया जा सकता है। प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। और जो भी अधिकारी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के जो इंचार्ज ऑफ अफेयर्स हैं उस कंपनी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए सेम प्रोविजंस हैं। 3 से 7 साल तक की सजा है उनके लिए। ठीक है। तो हाँ, बचेंगे वो भी नहीं अगर कुछ ऐसा काम कर। बिल्कुल, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या फिर भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हैं, दोनों ही केसेस में बचने की संभावना नहीं है। और ऐसे में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार कम करने के लिए लोकपाल की क्या कुछ अहम भूमिका है सर? क्योंकि लोकपाल के लिए जन लोकपाल आंदोलन, सभी वाकिफ है उससे कि किस तरह से जन लोकपाल आंदोलन चला था। ऐसे में अगर लोकपाल की भूमिका की हम बात करते हैं और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, क्या भूमिका है सर इसकी? हमें विस्तार से देखिए, लोकपाल, लोकायुक्त वो बहुत बड़ी पोस्ट के लिए होते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर लेवल के लिए, कि अगर वहां पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो जनरली उनके नीचे की अथॉरिटीज उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाती। इसलिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी लोकपाल वाली क्रिएट करने की उस समय डिमांड थी और वो लोकायुक्त एक्ट वो आए। तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कोई आदमी कंप्लेंट कर सकता है। अब आप ये समझिए, एक डीएम के अगेंस्ट कंप्लेंट करने चलेंगे, एसएसपी के अगेंस्ट कंप्लेंट करने चलेंगे, तो किसी भी थाने में कंप्लेंट देंगे, कौन आपकी कंप्लेंट रिसीव करेगा, कौन रजिस्टर करेगा? तो ऑब्वियसली आपको उससे बड़ी अथॉरिटी पे जाना पड़ेगा जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन हो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट सुनने का। तो इसीलिए वो लोकपाल लेके आया गया।
ठीक है, रिश्वत लेने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, रिश्वत देने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है और सजा और जुर्माना भी आपको परेशान कर सकता है। लिहाजा आप भ्रष्टाचार लेने और देने दोनों से बचे और उसको बढ़ावा देने से भी कहीं ना कहीं आपको बचना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका अत्रे जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से जानकारी दी और बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना देने में ही आप लोगों की भलाई है और अगर आप भ्रष्टाचार के शिकार हैं तो आप कानून की सहायता से कानून का रास्ता अख्तियार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मदद कर सकते हैं। बहरहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।